चलिए, प्रोनाउन जो पढ़ रहे थे, प्रोनाउन में आज आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोनाउन में आज पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। हेडिंग बनाएंगे बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका काम है रिलेट करना, यानी ये किसी शब्दों को जोड़ता होगा। A word used at the place of a word used at the place of a word used at the place of noun place of noun which a word used at the place of noun which refer or relates which refer or relate refer or relate relates to some noun to some nouns or to some noun or its antecedent antecedent some nouns or some noun or its antecedent going before is called relative pronoun। आइए इसको अब समझते हैं। पहले हिंदी में लिख लेंगे, आप बोलते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर अपने पूर्व पद, यानी एंटीसीडेंट का हिंदी होता है पूर्व पद, अपने पूर्व पद को जोड़ने का कार्य करे, अपने पूर्व पद को जोड़ने का कार्य करे, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप समझ लीजिए और लिख लेंगे। हु, whom, which, who, whom, which, whose, that, etc। यही होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब आइए, पहले इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं, तब जाकर ये अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए, तो एक दो नोट पहले तैयार किए। पहला नोट क्या समझना है इसके बारे में, एक नोट, दो नोट बताते हैं, ऐसे एक एक करके, तो आप आसानी से समझ। कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दो पहलुओं को जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो पहलुओं को जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो पहलुओं को जोड़ता है, अतः यह
कंजक्शन का भी कार्य करता है, कंजक्शन का भी कार्य करता है। जब दो चीज को जोड़ेगा, जोड़ने का काम कंजक्शन का ही है, इसीलिए इसे कंजक्टिव प्रोनाउन, कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, भी कहा जा सकता है। पहला नोट। चलिए नोट नंबर 2, सारा आप बना लेंगे, आप ध्यान देंगे और एक एक चीज को लिखेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी भी आई है, क्योंकि हर जगह पूछता है, 12 में भी पूछता है, एयरफोर्स में भी, आर्मी क्लर्क, हर जगह लगभग पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़िए। दूसरा है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लेता है। ये दो नाउन आपको समझना ही पड़ेगा। यानी एंटीसीडेंट का काम क्या है कि वो क्या करता है कि जो वर्ब लेता है वो एंटीसीडेंट के अनुसार लेता है। अब बात है कि ये एंटीसीडेंट आखिर है क्या, तो ध्यान दो। कोई वर्ड में यहाँ आरपी आएगा और यहाँ एक वर्ड आएगा, इसी वर्ड को ने यहाँ से इसको, ये आरपी है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको जोड़ेगा, तो ये जो वर्ड होगा वही वर्ड एंटीसीडेंट होगा। पूर्व पद कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे पूर्व पद। अगर ए वाला वर्ड सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, ध्यान देना है। अगर यही वर्ड यदि प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल ही लेगा। अब कैसे, आइए देखते हैं। एक उदाहरण को लेते हैं, इसके पहले हमें बोर्ड मिटाना पड़ेगा। आइए पहले बोर्ड को साफ करते हैं। यदि ऐसा दे दे कि द बॉय हु प्लेइंग इज माई स्टूडेंट,
और यहाँ इज और आर देते, तो क्या भरेंगे? कहा है कि एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लेगा। ये आपका आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हमको जो वर्ब लगाना है एंटीसीडेंट के अनुसार, तो ये द बॉय क्या है बाबू, सिंगुलर है, इसलिए यूज हो जाएगा। लेकिन यही वाक्य में हम ऐसे दे देते कि द बॉयज हु प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स, चाहे स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, और ऑप्शन यही रहता, तो आपका आंसर क्या होता? चूंकि हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट यहाँ प्लुरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा बाबू? आराला हो जाएगा। तो एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब आता है, ये भी बात रखना है। दो पहलू को जोड़ रहा है, दो वाक्य को ही इसका काम है जोड़ने का। क्लियर है? आइए अब मैं आपको एंटीसीडेंट के यूज के बारे में बताऊं, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन के यूज के बारे में बताऊं। हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, और इसमें पहला यूज लिखते हैं हु का, और इसमें हम लोग पहला यूज करेंगे हु का। देखिए, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका हिंदी होगा जो, ज से ही इसको उच्चारित किया जाएगा, या जिसने। यानी जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका उच्चारण क से न होकर ज से होता है, ये भी याद रखने की। अब इस यूज में चलते हैं। कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पर्सन ओनली, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पर्सन ओनली, a relative pronoun for person only in a subjective case, in subjective case, in subjective case। यानी अब समझिए, हिंदी में लिख देंगे कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है जो एंटीसीडेंट के स्थान पर आता है, लेकिन वह एंटीसीडेंट उस वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यानी हु का प्रयोग कहाँ करेंगे? हु का प्रयोग तब करेंगे जब हु उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा और लिविंग थिंग होगा। मतलब समझ लीजिए,
यानी हमको यहाँ आरपी लगाना है, तो यहाँ जो नाउन आएगा अर्थात जो एंटीसीडेंट आएगा, एंटीसीडेंट ये लिविंग होना चाहिए, और दूसरी बात सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये लिविंग होगा और सब्जेक्ट नहीं होगा तो हु न लग के दूसरा लगेगा। इसी बात को तो समझ लेता है। जैसे मैं कहूं कि द स्टूडेंट students who are sitting in the classroom are very laborious। अब ध्यान देना है कि देखिए ये हु ही क्यों आया, यहाँ विच क्यों नहीं आ गया, है ना, डैट क्यों नहीं आया और हुज क्यों नहीं आया, तो ये जान लीजिए ये एंटीसीडेंट है और यह एंटीसीडेंट इस वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट होने के चूंकि स्टूडेंट है तो लिविंग है, तो लिविंग होने के चलते प्लस सब्जेक्ट होने के चलते हमने हु लगाया, दूसरा कुछ नहीं लगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गया कि यहाँ हु क्यों लगा, तो क्योंकि ये जो एंटीसीडेंट है वह इस वाक्य में सब्जेक्ट है और लिविंग नाउन है। तो जब सब्जेक्ट होगा और लिविंग नाउन होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हु का। यानी जब एंटीसीडेंट सब्जेक्ट हो और लिविंग नाउन हो तो हमको जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा तो हु लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को पॉज करके फिर से इसी वीडियो को देखने की जरूरत है, क्योंकि इतने ना बेहतर ढंग से आपको इसको बता दिया जा रहा है कि आप कभी इसको भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ में आए तो जरूर इसको 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। 12 से लेकर हर कॉम्पिटिटिव में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, तो हु आपने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा हुज। अब हुज का प्रयोग कहाँ करेंगे? कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन एज पजेसिव फॉर्म ऑफ हु, अर्थात यानी हु का ये पजेसिव केस है। अब बात को समझिए, हिंदी में आप लिख सकते हैं। अधिकार सजीवों, सामान्यतः व्यक्तियों एवं जानवरों के लिए होता है, लेकिन निर्जीवों
एनिमल और थिंग्स विदाउट लाइफ के लिए भी किया जा सकता है। यानी इसका प्रयोग आप कब करेंगे समझिए। अगर कोई वाक्य लिखा गया है और यहाँ आरपी लगाना है आपको, यही ना आरपी है जी। यहाँ अगर ए किसी का यहाँ जो नाउन है, यानी इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट। अगर इसका पजेशन दिखाना हो, पजेशन दिखाना हो यानी अधिकार या संबंध बताना, और वह मानव हो, ठीक है, या फिर एनिमल्स हो या थिंग्स भी हो, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन बात क्या देखना है कि इसका अधिकार बताना हो तब भी इसका प्रयोग करें। बात समझ गई है? जैसे मैं कहूं कि दिस इज द बॉय और डॉट डॉट डॉट, दिस इज द बॉय हु, हाँ सॉरी, ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, और आंसर में दे दिया जाए हु, और दे दिया जाए हुज, और दे दिया जाए व्हाट, या दे दिया जाए डैट, ऐसे ही देगा। तो दिस इज द बॉय, जिसका भाई दिल्ली में रहता है, तो अधिकार बताना है। तो ये पजेसिव केस, हु का पजेसिव क्या होता है? हुज होता है। इसलिए आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? हुज हो जाएगा। यानी यहाँ आपको क्या भरना होगा? हुज भरना। क्लियर? अगर मैं कहूं कि दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग, डॉट डॉट डॉट, दिस इज द डॉग डॉट डॉट, नेम इज टॉमी। अब बताइए, यह वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। तो बाबू ये बताइए कि उसका अधिकार दिखा रहा है ना, तो जब अधिकार दिखा रहा है तो पजेशन दिखा रहा है, और पजेशन दिखाने के लिए अगर वो यहाँ कुत्ता यानी अभी बताए थे कि एनिमल भी है, तब भी आपको क्या लगाना होगा? हुज लगाएंगे। तो क्या बनेगा? दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी। यह वही कहेंगे, इसे क्वेश्चन जैसे कहा जाए कि वह आदमी जिसका स्वभाव मधुर होता है आदर पाता है, तो कहेंगे द मैन हुज नेचर इज स्वीट गेट रेस्पेक्ट, गेट रेस्पेक्ट। क्लियर? तो हुज के भी प्रयोग आपने देखा। अब एक थोड़ा सा नोट को देख लेते हैं यहाँ। अब वो नोट को कैसे नहीं, इसको मिटाना ही पड़ेगा, जगह का अभाव है। ठीक है, तो नोट चाहे यहाँ लिख लेते हैं। कहेंगे एनिमल और थिंग, एनिमल और थिंग विदाउट लाइफ, एनिमल और थिंग विदाउट लाइफ के लिए, के लिए भी हुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे एनिमल का तो देख लिए, दिस
is the pen. This is the pen. Nib is broken. तो यहाँ भी हुज ही आएगा क्योंकि ये नन क्या है, विदाउट लाइफ थिंग है, तो इसके लिए भी इसका भी पोजीशन ही दिखाना था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हुज। बन जाएगा कि दिस इज द पेन हुज नीव इज ब्रोकन, है ना। विच भी लगता है, अब आगे देखते हैं, पहले अभी आप हुज सीख रहे हैं तो हुज की बात कर लेते हैं। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं, दो रिलेटिव प्रोनाउन हमने देख लिया, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब अगला रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं। अगला रिलेटिव प्रोनाउन होगा हुम। तो रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पर्सन ओनली, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पर्सन ओनली, relative pronoun for person only in accusative case, accusative case यानी कहेंगे कि अब ये समझना है कि यहाँ आरपी दिया है और ये वाला जो नाउन है, यही नाउन नो बाबू एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट, ये जो नाउन है इसी की बात मैं कर रहा हूं। यानी हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कह रहा है कि हुम का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जो एंटीसीडेंट, यदि एंटीसीडेंट वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तथा लिविंग नाउन हो तो आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन हुम का प्रयोग करते हैं। बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा आपको। जब ये उस वाक्य का सब्जेक्ट, इस रूल को पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा शायद वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। होम यानी रिलेटिव प्रोनाउन फॉर पर्सन ओनली इन एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी बता ये रहा है कि यदि आरपी से पहले कोई जो नाउन होगा, जो एंटीसीडेंट होगा, यदि वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो और क्या हो, लिविंग हो, तो हम आरपी क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। तो माने रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। जैसे मैं कहूं कि आई लाइक द
boy. I like the boy. I like the boy. Gave money. ध्यान से देखो बाबू, अगर ऑप्शन में यहां हु दे दे, हुज दे दे और हुम दे दे, ध्यान से देखिए, ये जो है एंटीसीडेंट, ये तो मानव है। अगर ये मानव है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट होता तो हु लगता। अगर ये मानव है, यदि इसी का पोजीशन बताना होता तो हुज लगता। लेकिन ये मानव है, लेकिन ये इस वाक्य में क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट है और इसके लिए हमको आरपी लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वह नियम यही ना कह रहा है। तो इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे होम। बात समझ में आई या दिक्कत है? अब एक और वाक्य लिखते हैं, देखते हैं आप समझ में आते हैं। दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल I loved very much। और यह वही लड़की है। तो बाबू यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आपको होम लगाना है। ठीक है, मैं कहूँ, कहें कि सी इज द वेरी गर्ल, सी इज द वेरी गर्ल, यानी यह वही लड़की है। ध्यान से देखिए, सी इज द वेरी गर्ल, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, विच की तरफ बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विच। यहां तक कोई दिक्कत हो तो फिर मैं आपसे बोलता हूं, कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है और धीरे धीरे पुनः फिर पढ़िए। मैं इतना अच्छा ढंग से आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कौन किसके लिए आ रहा है, कि आपको परेशानी नाम की कोई चीज नहीं होगी। आइए अब हम देखेंगे अब हमको विच पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विच। चूंकि विच भी एक क्या है, आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो या जिसे, इसका भी हिंदी यही होता है। अब देखना है, ये एक बार समझना है, आरपी ये जैसा नाउन होगा उसी नाउन के लिए आरपी आता है। तो यही नाउन, यानी इसका नाम एक मैंने दिया है एंटीसीडेंट। ग्रामेटिशियन एक नाम दिए हैं पूर्वपद। अब समझना है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर थिंग, थिंग नहीं थिंग्स करो, और विदाउट लाइफ करो, विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ, और
एनिमल और एनिमल इन सब्जेक्टिव और चाहे एंड करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस हिंदी में लिख लेंगे कि ये जो नाउन होगा यानी रिलेटिव यानी ये जो एंटीसीडेंट होगा, यानी मैं कह रहा हूं कि यदि एंटीसीडेंट निर्जीव हो, क्या है, निर्जीव हो, या यानी एंटीसीडेंट जो है वो क्या हो बाबू, निर्जीव हो, निर्जीव हो या जानवर हो, या जानवर हो, निर्जीव हो या जानवर हो, और वाक्य का कर्ता हो या कर्म हो, तो आरपी विच आता है, विच आता है। गौर से समझ लेंगे मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि यदि हमको आरपी लगाना है और आरपी से पहले जो एंटीसीडेंट है, यदि वो एंटीसीडेंट कोई निर्जीव वस्तु है या जानवर है, निर्जीव वस्तु है या जानवर है, तथा वह ये जो एंटीसीडेंट है उस वाक्य का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तब हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं कि द बुक, द बुक, और यहां एंटीसीडेंट की जरूरत पड़ेगी, इज ऑन द टेबल, द बुक डॉट डॉट इज ऑन द टेबल, टेबल इज माइन। ध्यान से देखिए, एक और लिखते हैं, I have read the book, I have read the book, gave me। ध्यान दीजिए, एक और वाक्य लिख लेते हैं क्या, कि द डॉग, और यहां हमको माने आरपी लेना है, रिलेटिव प्रोनाउन लेना है, इज ब्लैक, इज ब्लैक इज माइन। और आपको आरपी दे दिया जाए हु, whom, which, है ना, और हुज। ध्यान देना है। अब ये देखना है कि ये उस वाक्य का क्या है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ ही क्या है, नॉन लिविंग है। और जब नॉन लिविंग है और सब्जेक्ट है, तो हमने बताया है कि इसके बाद ये नॉन लिविंग हो और सब्जेक्ट हो और हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो विच लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा, आई हैव रीड द बुक, ये जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है और क्या है, नॉन लिविंग है। वो भी बताया है कि ये ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो और नॉन लिविंग हो तो भी हमको क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो विच लगाना है। तो यहाँ बाबू क्या हो जाएगा, विच। अगला, द डॉग डॉट डॉट इज ब्लैक इज माइन। मैं बोला है, मैं आपको क्या बोला हूं कि अगर वो एनिमल भी होता है, यानी
नॉन लिविंग थिंग तो होगा या एनिमल होगा, और वह उस वाक्य का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो तो विच लगाएंगे। तो इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है और ये एनिमल है, और सब्जेक्ट और एनिमल है तो हमें क्या लगाना होगा बाबू, तो विच लगाना होगा। तो ये आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो बच गया डैट। जो डैट को मैं एक वीडियो में कवर करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बड़ी वीवीआई है, खूब ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसे तो सब वीवीआई है आपके लिए। तो आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आप ये वीडियो लगातार देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रोनाउन पार्ट 1, प्रोनाउन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे देखते चलेंगे। एक को पार्ट माने गड़बड़ करेंगे तो आप समझिए कि आप प्रोनाउन बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे और फंस जाएंगे। इसलिए पाथफाइंडर में जाइए, अंग्रेजी में जाइए तो प्रोनाउन का 1 देखिए, प्रोनाउन पार्ट 2 देखिए, प्रोनाउन पार्ट 3, प्रोनाउन पार्ट 4 ऐसे देखना है, तब जाके आपका प्रोनाउन हल हो जाएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे। चलिए बाबू, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।